अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किए हुए एएमपी मीन्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़। और जो टॉपिक अभी हमने आज कवर करना है वो है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। इस टॉपिक का एक और नेम भी है, आप इसको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड फाइन स्ट्रक्चर भी इसका नेम होता है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कहा जा सकता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एंड फाइन स्ट्रक्चर भी। और जिस बुक से मैं ये करवा रही हूँ टॉपिक, वो डेम्प्ट ऑर्डर की बुक है और उसका चैप्टर 5 है। ओके, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली हमने देखा जब हमारे पास जो एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन के, हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, एक इस तरह से कोई लेवल है, जैसे हम पी लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ये पी लेवल था, ये क्या हो रहा था, ये स्प्लिट हो रहा था। हम कह रहे थे इस पी लेवल से क्या आती है, एक एनर्जी जो थी इस तरह से स्प्लिट होती हुई आ रही थी किसी भी लेवल तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एस लेवल पे आ रही थी। अभी तक हमने ये पढ़ा था हाइड्रोजन में, जितने तो हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि एक कोई लेवल है उसमें से एनर्जी आ रही है। फिर हमने अभी जो अब देखना है, हमने जब इसको जूम किया, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पावर के साथ देखा, तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो पी लेवल है ये आगे फर्दर और भी लेवल्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, जैसे ये पी लेवल है, पी सबशेल था, ये क्या हुआ है, फर्दर और लेवल्स में भी क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब वो कितने लेवल्स में, उनका नेम क्या है, वो सारा हमने इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, अब ये बेसिकली स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन जो है, ये पूरा टॉपिक जो है ये एस लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स के हमारे पास जो एस वाली स्टेट है वो आपके पास स्प्लिट नहीं होती, वो एस स्टेट ही रहती है। ठीक है, एस से ऊपर जितनी स्टेट्स होती हैं, पी एफ डी, आप जो कोई भी स्टेट ले लो, वो स्प्लिट होती है। अब वो स्प्लिट जो होती है वो दो भी कंपोनेंट्स में हो सकती है, जैसे ये दो में हुई हुई है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम वो कितने में स्प्लिट होती है, ये स्प्लिटिंग वाली चीज़ थी ना, ये हमें किससे पता लगी थी, फाइन स्ट्रक्चर में पता लगी थी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि फाइन स्ट्रक्चर है ऑफ हाइड्रोजन एटम का। इसको हमने हाई रेजोल्यूशन के साथ देखा तो हमें ये चीज़ दिखी कि ये आगे से फर्दर स्प्लिट हुआ होता है। ओके, अभी अब एस पे एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन जो है ये एस वाले पे एप्लीकेबल नहीं होता। और इसका क्या मतलब है, पी पे आपके एल क्या होता है, 1 होता है। आपको ये बात पता है ना कि एस पे एल 0 होता है, पी पे एल की वैल्यू 1 होती है। फिर ठीक है, इस तरह आगे आपके पास बढ़ती जाए तो आपके पास एल की वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो ये एप्लीकेबल है L1 से आगे फर्दर जितने हो, सिर्फ इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। बेसिकली इसका मेन आइडिया जो है ये इधर मैंने लिखा हुआ है कि वाई एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद L ग्रेटर देन 0 स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट्स विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय श्रोडिंगर थ्योरी। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमें श्रोडिंगर थ्योरी इसके बारे में आइडिया नहीं दे रही थी, वो नहीं बता रही थी कि आपके पास स्प्लिटिंग क्यों हुई है। ये जो आपके पास स्प्लिटिंग होती है ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल में आई यहाँ तक, ये आपके पास श्रोडिंगर थ्योरी थी। और ये जो आगे से फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है ये आपके पास फाइन स्ट्रक्चर में आ जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है L ग्रेटर देन 0, आपको समझ आ गया कि एस पे एप्लीकेबल नहीं है, पी से ये एप्लीकेबल होना स्टार्ट होती है और आपके पास एनर्जी जो होती है फर्दर लेवल्स के और स्प्लिट हो जाती है। ये होता क्यों है, बेसिकली इस तरह से होता है कि आप इसमें जब आपने सिंपल हाइड्रोजन एटम पढ़ा था तो आपने क्या किया था, आपने देखा था कि आपके पास सिर्फ एक ऑर्बिट एल को आपने कंसीडर किया था, आपने स्पिन को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। ठीक है, आपने स्पिन को 0 लिया हुआ था। अब आपने स्पिन को 0 नहीं लेना, आपने स्पिन को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्पिन की और जो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स के एस और एल की क्या है, इंट्रैक्शन है। ओके, अभी हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास स्पिन होता है और जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स के एस और एल जब क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में ऐसे और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, और स्प्लिटिंग सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए होती है जिनका आपके पास या 1 हो एल या 1 से ग्रेटर हो। अब आप इसका एक केस कंसीडर कर लेते हो, आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, उसके लिए आप एक कंसीडर कर लेते हो केस। आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया, हाइड्रोजन में आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऐसे क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया। फ्रेम आपने क्या है, 2 कंसीडर करने हैं हमने। एक वो फ्रेम हमने कंसीडर कर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो न्यूक्लियस है ये आपका न्यूक्लियस जो है ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रेस्ट पे है, और ये न्यूक्लियस जो है इसके अराउंड इस पूरे सर्कुलर पाथ में इस और ठीक है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, जब ये मूव करेगा तो एक न्यूक्लियस पे क्या होता है, एक चार्ज ही पार्टिकल होता है ना,
तो उसके मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा इस सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जब वो करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है विद वेलोसिटी v के साथ अराउंड इलेक्ट्रॉन, और जब ये न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो सर्कल में, तो हमारे पास दिस कॉजेज अ सर्कुलर करंट, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमारे पास आएगी, और वो हम क्या होगी, बायोट-सावर्ट लॉ के, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आती है तो उसको हम बायोट-सावर्ट लॉ से लिखते हैं। वो हमारे पास होता है dB = μ0I/4π dl क्रॉस r ओवर r क्यूब, ये आपके पास पूरा फॉर्मूला होता है। अभी आपने कहा कि आपके पास क्या होता है, करंट जनरेट होता है, तो आपके पास आई किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास आई जो होता है वो इक्वल होता है Q/T। न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो उसका सब कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है सब, तो यहाँ पे ZE/T हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये चीज़ क्या बन जाए, वेलोसिटी बन जाए v×r/r³, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूँगी, इंटीग्रेट करूँगी तो आप देख सकते हो कि 0 to t मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो dt किस में हो गया, t में, और आपके पास ये चीज़ इस तरह से आ गई, और यहाँ पे आपके पास ये t जो है इस t से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, m को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, तो m को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब आपके पास यहाँ से ये जो चीज़ होती है L = mv×r, ठीक है। L आपके पास किसके इक्वल होगा, mv×r की जगह आपने क्या लिख दिया है, L, सही है। तो आपने ये याद करना है कि mv×r की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे L, बाकी चीज़ें t से कट किया था, ये चीज़ आ गई। अब आपके पास, आपको ये वैल्यूज़ तो पता है ना कि μs की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -GE/2ms, ठीक है, ये हमने इसको निकाला भी था। m = -μs.bl, आपके पास एनर्जी इसके इक्वल होती है। अब इस एनर्जी में, क्योंकि आपने बेसिकली पढ़ना क्या है कि आपके पास एनर्जी जो है वो लेवल स्प्लिट हुए हैं, तो एनर्जी के बारे में आपने पढ़ना है। तो हमने पता है हमारे पास ये एनर्जी ही होती है, =−μs.bl। अब यहाँ पे आपके पास इसकी आपने स्पिन ऑर्बिटल, ये मोमेंटम होता है, ठीक है, और इसकी आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, सॉरी स्पिन ऑर्बिट मोमेंट है, ये ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। bl की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली है, यहाँ से आपने पुट कर दी। अब ये s है और इसका जो है ये l, ये s.l बन जाएगा, ठीक है। अब चीज़ आपके पास इक्वल होती है तो आप इसको L.S भी लिख सकते हो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाकी ये E जो है E का स्क्वायर बन गया, ये m² बन गया। अब यहाँ से आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें हमने क्या इंक्लूड किया हुआ है, हमने एक L लिया हुआ है और हमने S लिया हुआ है। इन दोनों की हम क्या पढ़े हैं, इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है J हमारे पास क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंट, ठीक है। ये आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनका ऐड करो तो आपके पास क्या आता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब आपको बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इनके दरमियान एंगल कितना होता है, ये जो इस तरह से एडजस्ट हुए हैं ना वेक्टर्स, इनके दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है ना, वो आप इसके ज़रिए कर सकते हो कि आपके पास J इक्वल होता है L+S, यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ से LS ये डॉट है तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर आपको L और S पता हो तो आप इनके दरमियान जो है एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपके पास आया ना L.S, यहाँ से ये आपके पास जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह से अरेंज हुए हैं, ठीक है, इनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, अब मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने का क्या मतलब है, अब आपके पास न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपके पास, आपको ये बात पता है कि G जो होता है वो आपके पास 2 होता है, इसको लांडे फैक्टर बोलते हैं, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे UM अभी आपने जो निकाली है वहाँ पे आपने G की जगह सिर्फ क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना, ठीक है। अब ये आपके पास मैंने बताया था ना एनर्जी, आप इसको डेली भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपने एनर्जी लिख दिया, यहाँ पे आपके पास 2 इससे कट जाएगा 4, बाकी चीज़ सेम है। उसके बाद आपने जब भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो आप उसको 1/2 जो है उस पूरी जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें 1/2 इंक्लूड कर देते हो, तो आपने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, बाकी आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास L.S तो साथ साथ था। अब L.S की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, J² = L², ठीक है, ये सेम वही बात है जो यहाँ से निकाली थी, J² L² + S² + 2LS, ठीक है। यहाँ से आपने LS की वैल्यू निकाल लोगे कि J² 1/2 और J² - L² - S², ठीक है। अब ये आपके पास थी, यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है,
ठीक है। पुट करने से पहले यहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दी कि आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अचकट स्क्वायर से इसलिए किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट बनता है और वो कांस्टेंट की पूरी की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है, इसे एक ए से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं सॉरी। और ये आपके पास म्यू नॉट जी ई स्क्वायर एचकट स्क्वायर 8 पाई एम स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, ये एचकट स्क्वायर जो हमने डिवाइड करना पड़ा था ये साथ आ जाएगा एल डॉट एस। ठीक है, अब आपने इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, ए और नीचे एचकट स्क्वायर एल डॉट एस। अब यहाँ पे आप एल डॉट एस की वैल्यू पुट कर दो 1/2 जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास जे जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट जे प्लस 1। ठीक है, और एचकट के ओके तो आपके पास ये जो जब 3 आ जाते हैं ना तो आपके पास पूरा एचकट स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, जब ये तीनों फैक्टर होंगे तो आपके पास क्योंकि जे इक्वल होता है ना एल प्लस एस के, तो आपके पास एचकट स्क्वायर ही बनता है। अब ये जे स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये जे की वैल्यू थी ना, जे स्क्वायर लोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। एल की सेम इसी तरह लिख दी, एस की भी लिख दी और ये वाला 2 जो है यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये आपके पास आ गई एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास इंट्रैक्शन एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आगे इसका काम क्या है वो आपको बाद में समझ आएगा, तो मैं आपको इसका बताती हूँ। उससे पहले हमने देख लिया कि आपके पास यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि एनर्जी जो है एल पे और एस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रैक्ट होते हैं तभी आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ओके, अब आप कहते हो कि आपके पास जो एस स्टेट है उसमें एल 0 होता है तो उस केस में स्प्लिटिंग नहीं होगी। अभी हमने कहा कि एल 0 पे ये एप्लीकेबल है ही नहीं, ये या एल 1 पे एप्लीकेबल है या एल ग्रेटर देन 1 पे एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर पी स्टेट पता है हमें कि पी स्टेट में एल जो होता है वो 1 होता है, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एल इस पे एप्लीकेबल है। पी स्टेट आपके पास एल जो होता है 1 होता है उसमें, और आपके पास अगर एक एल 1 है तो आपके पास उसमें स्पिन या अप होगा या फिर उसकी स्पिन डाउन होगी। तो प्लस माइनस 1/2 ले लिया। ठीक है, आप जे कैसे फाइंड करते हो, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। जे इक्वल्स टू एल आपके पास 1 है, स्पिन आपने एक दफ़ा 1 प्लस 1/2 ले ली, जे की वैल्यू एक दफ़ा 3/2 आ गई। ठीक है, और जब आपने स्पिन एस माइनस 1/2 ली है तो जो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, इनका एनर्जी गैप निकालना है। ये जो आपने एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी है ना, सबसे आपके पास जितनी भी जे की वैल्यूज़ आएंगी उनके लिए आपने इंट्रैक्शन एनर्जी अलग अलग निकालनी है। जैसे मैंने अब डेल्टा ई निकाली है फॉर जे इक्वल्स टू 1/2 के लिए, तो यहाँ पे आपने अपने फार्मूलाज में इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास जे की वैल्यू थी, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, एल की वैल्यू, और ये आपके पास यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या दे रहा है, माइनस ए दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये ऐसे डाउनवर्ड इसकी स्पिन आएगी। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। फिर हमारे पास जे की दूसरी वैल्यू 3/2 थी, उसके लिए भी हमें इंट्रैक्शन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यहाँ पे निकाली तो वो आ गई प्लस a/2। इसका क्या मतलब है, इसका फेस जो इसका एरो जो होगा अप होगा। ओके, उसके बाद हमने कहा कि आपके पास 2p जो है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, अभी आपने कहा कि आपके पास एक पी लेवल था। ठीक है, पी लेवल था आपके पास, और वो पी लेवल जो है आपका वो कितने में आगे फर्दर स्प्लिट हो जाता है, यही चीज़ हमें इस टॉपिक में क्या करनी थी, इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़नी थी। ठीक है, तो आपका एक पी लेवल कितने में स्प्लिट होगा, जितनी आपकी जे की वैल्यूज़ आई हैं। आपकी एक 3/2 आई थी, एक आपकी 1/2 आई थी, तो आपके पास ये पी 3 ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ की जे की वैल्यू होती है, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिसिटी होती है। अब मल्टीप्लिसिटी आपने कैसे फाइंड की है, ये आपके पास होती है 2, यहाँ पे 2s+1। 2 स्पिन की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/2 + 1। आपके पास ये कट जाता है तो आपके पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे साथ में 2 लिखा हुआ है। ओके, ये आपके पास स्प्लिट हो गया 2p 3/2 में और एक 2p 1/2 में, और उनके दरमियान एनर्जी गैप कितना है वो भी हमने फाइंड कर लिया। जब हमने जे की वैल्यू 1/2 रखी थी तो वो -a दे रहा था ना, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी ऐसे डाउनवर्ड वाले में लेनी है। तो आपके पास ये a आ गई, और आपके पास एक क्या दे रहा था, हाफ। यहाँ पे मैंने इसको जो है हाफ पे बना दिया हुआ है, तो आपने इस तरह से बनाना है कि आपके पास ये एनर्जी गैप जो है वो कम है, बेसिकली यहाँ आ रहा है, और ये इसका एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है। तो क्योंकि हमने इसमें यही पढ़ा है कि आपके पास स्प्लिटिंग हो जाती है और उनका एनर्जी लेवल कितना है वो सारा हमने पढ़ा है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको डी लेवल के लिए दे सकता है, एफ लेवल के दे सकता है, तो आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है। अब आपको इसमें पता था कि आपके पास पी है तो एल की वैल्यू 1 है, आपने जे की वैल्यूज़ निकाली, तो जितनी जे की वैल्यूज़ थी उसके लिए आपने स्प्लिटिंग, आपने इंट्रैक्शन एनर्जीज़ की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये निकालना ज़रूरी होता है, और फिर उसके बाद आपने बता दिया कि आपके पास जे की इतनी वैल्यूज़ आई हैं तो वो इतने लेवल्स में स्प्लिट हुआ है। और ये जो आपके पास होता है ना, फाइन स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं ना, फाइन स्ट्रक्चर। इस फाइन स्ट्रक्चर आपके पास क्यों आता है, जब इसमें आपके पास ये जो स्पिन होता है ना, स्पिन, ठीक है, μs, वो इंटरेक्ट करता है μl के साथ। ये हमारे पास μl कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ली थी ना, उसके साथ ये μs जब आपके पास इंटरेक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड,
तो तब आपके पास ये स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद फाइन स्ट्रक्चर की एक फर्दर जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। इसका पार्ट भी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।